मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग मजे से होंगे। हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद और उसके परिणामों को जाना था। आज हमारा जो शीर्षक होगा, आज हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वह है समाजवाद एवं साम्यवाद। आज जो हमारा शीर्षक है, जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं, क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद एवं साम्य। आज हमारा शीर्षक यही है। इसी बिंदु पर आज हम लोग बातें करेंगे। तो समाजवाद की बात करें तो समाजवाद एक विचारधारा है। यह एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद, जैसे राष्ट्रवाद के समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है। एक ऐसी विचारधारा है जो एक निश्चित क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है। उसी तरह समाजवाद की बात करें तो समाजवाद भी एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया पहचान दिया है। समाजवाद ने आधुनिक काल में समाज को एक नया पहचान देने का काम किया है। 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीवादी वर्गों का उदय होता है। जब 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आती है तो उस औद्योगिक क्रांति के द्वारा एक नए वर्ग पूंजीवाद का, पूंजीपति का उदय होता है और इन पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण किया जाता है। उनका शोषण चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। यानी कहने का मतलब कि वे लोगों का शोषण इस कदर करने लगते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती है। और इन शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में यही समाजवादी विचारधारा सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। ये समाजवादी जो विचारधारा थी, इन्हीं शोषण उन्मुक्त समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाता है। तो इस तरह से अगर हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद जो है यह उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह, समाजवाद जो है उत्पादन में निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है, अर्थात धन के समान वितरण पर जोर देता है। निष्कर्षतः अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार के जगह यह सरकार के एक अधिकार को मानता है। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सरकार के एक अधिकार को मानता है। कहने का मेरा मतलब यह होगा कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था, समाजवाद जो है अर्थव्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था की वकालत करता है जिसके अंतर्गत साधनों, कारखाना एवं विपणन में सरकार का एक अधिकार होना चाहिए। इन सभी जगहों पर सरकार का एक अधिकार हो और ऐसी व्यवस्था में उत्पादन किसी निजी लाभ के लिए न होकर के पूरे समाज के लाभ के लिए हो। अर्थात वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वो किसी एक व्यक्ति के लाभ को देख करके उत्पादन न किया जाए, बल्कि पूरे समाज के लाभ को ध्यान में रखते हुए उत्पादन किया जाए। यही समाजवाद कहलाता है। ऐसे ही विचारधारा को हम लोग समाजवाद
कहते हैं। तो समाजवाद की बात करें तो समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन पर निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है, या उत्पादन के साधनों पर सरकार के एकाधिकार का जोर देता है, या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यूं कहा जाए तो उत्पादन के साधनों यथा कारखाना, विपणन, ये जो उत्पादन के अलग अलग साधन हो गए, जैसे कारखाना हो गया, विपणन हो गया, आदि पर सरकार का एकाधिकार होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी ही विचारधारा है जो साधन धन के समान वितरण पर जोर देता है, उत्पादन पर निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व को मानता है, उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन साधनों पर सरकार के एकाधिकार को स्वीकार करता है, तथा उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर संपूर्ण समाज के लिए होता। बात समझ में आ गई कि समाजवाद क्या है। अब हम समाजवाद की उत्पत्ति की बात करें कि समाजवाद की उत्पत्ति कब हुई, तो समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप माना जाता है। समाजवाद की उत्पत्ति, समाजवादी भावनाओं का उदय मूल रूप से 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप माना जाता। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा ही परिवर्तन लाया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सभी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समाजवाद ने औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, एक सभी अर्थव्यवस्थाओं पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया।
इस परिवर्तन में क्या हुआ कि जितनी भी कुटीर एवं लघु उद्योगें थी, जो छोटी छोटी उद्योग धंधाएं थी, इनके स्थान पर अब कारखाना पद्धति का शुरुआत हो गया। अर्थात अब उत्पादन एक बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों के अंदर होने लगा, मशीनों का उपयोग होने लगा, अर्थात उद्योगों का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हो गया। और इन कारणों से पूंजीवादी भावना का विकास हुआ। पूंजीवादी भावना का विकास हो गया। पूंजीवादी भावना का मतलब यह होता है कि उत्पादन का मूल काम अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। अर्थात उत्पादन इसलिए किया जाता है कि हम उससे अधिक से अधिक लाभ कमा लें, और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए आपको मजदूरों का शोषण करना पड़ता है। मजदूरों का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से समाज थी औद्योगिक क्रांति ने प्रभाव जमाना शुरू किया। अब क्या हुआ कि इस तरह से फैक्ट्रियों में जो उत्पादन होने लगा, तो यूरोप में, खास करके यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए मिल मालिकों के द्वारा, पूंजीपति के निहित स्वार्थ के लिए मिल मालिकों द्वारा क्या किया जाने लगा कि मजदूरों के विरोध में, कहने का कहा जाए कि श्रमिक विरोधी नीतियों का जो है शुरुआत किया गया। और इन श्रमिक विरोधी नीतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण होना शुरू हो गया। पहले ही हमने कहा कि पूंजीवाद में जब फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत होती है तो पूंजीपति उसमें अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब इस तरह से मजदूरों के इतने अत्यधिक शोषण होने के कारण उनका जीवन एकदम नरकीय बन गया। मजदूरों का जीवन एकदम नरकीय बन गया। उनकी सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी, उनकी सामाजिक स्थिति लगातार गिरने लगी। श्रमिकों को कोई भी अधिकार नहीं रहा और उनका क्रूर शोषण होना शुरू हो गया। तो समाजवाद की उत्पत्ति की बात हम करें तो क्या हमने पाया कि समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप माना जाता है। इसमें श्रमिकों का कोई भी अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। श्रमिकों का कोई भी अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण किया जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में जो है ना कि समाज में धीरे धीरे समाज स्पष्ट तौर पर विभाजित होता हुआ दिखाई देने लगा और समाज जो स्पष्ट रूप से दो वर्गों में बटा हुआ दिखने लगा। इसमें दो परस्पर विरोधी पक्ष दृष्टिगत होने लगे। समाज में जो दो परस्पर विरोधी पक्ष दिखाई देने लगे, उसमें से एक पक्ष पूंजीपतियों का था, जो दिन प्रतिदिन जो है समृद्धशाली होता जा रहा था, क्योंकि वे लगातार मजदूरों के शोषण के द्वारा अपने लाभ को बढ़ा रहे थे और ऐसे में वह दिन प्रतिदिन समृद्धशाली होते जा रहे थे। वहीं दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरा वर्ग था श्रमिकों की, जिनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन तेजी से गिरता जा रहा था, क्योंकि उनका क्रूर शोषण किया जा रहा था।
और उनका शोषण करने के कारण, उन्हें कम मजदूरी देने के कारण उनकी स्थिति एकदम दयनीय होती जा रही थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाए, एक महत्वपूर्ण भाग, यहां तक कि भूखे मरने को विवश। ऐसे में मजदूरों के पास संगठन बनाने का जो है सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं था, परंतु उस समय मजदूरों को संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। अब ये मजदूर करे तो क्या करे? उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं मुंह उठाए खड़ी हैं। मजदूर पूरी तरह से मिल मालिकों यानी पूंजीपतियों के दया दृष्टि पर ही जीवित थे, और ऐसी परिस्थितियों में समाज में स्पष्टतः जो है कि विभाजन दिखने लगा, और आर्थिक दृष्टि से समाज दो भागों में बट गया। और क्या हुआ? आर्थिक दृष्टि से समाज दो भागों में बट गया। आर्थिक दृष्टि से समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। अब यह समाज आर्थिक दृष्टिकोण से दो वर्गों में विभाजित हो गया। इसमें से पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग। इस तरह से अब समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित दिखाई देने लगा। जिस समय श्रमिक जगत जो है आर्थिक दुर्दशा से गुजर रही थी, हम देख रहे हैं कि समाज का एक हिस्सा जिसको हम लोग श्रमिक करें एकदम से आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहे हैं। उनकी ऐसी हालत हो गई है कि उन्हें दोनों टाइम भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे विषम परिस्थितियों में जो है जब उनका सामाजिक पतन होने लगा, उसी समय कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों का उनको सहारा मिला। ये नए राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का जो है मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीनतम विचारधारा का उदय किया, इसी नवीनतम विचारधारा को हम लोग समाजवाद कहते हैं। जब ऐसी स्थिति से समाज गुजर रहा था, श्रमिकों की ऐसी दुर्दशा हो गई थी और वे अपने नैतिक पतन की ओर, सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहे थे, ऐसे में उन्हें कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मदद मिला, और इन सभी व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इन लोगों को एक नई विचारधारा प्रदान की, और इसी नई विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। और बताइए कि आप लोगों को कि ये समाजवादी विचारधारा किस प्रकार की विचारधारा उन्होंने इन लोगों को दिया। इन विचारकों में सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई वला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के नाम उल्लेखनीय है। अगर हम इन समाजवाद के उदय में किन लोगों का योगदान रहा, तो उन सबसे महत्वपूर्ण लोग थे सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई वला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद के उदय में सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स
एवं एंगेल्स का नाम उल्लेखनीय तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि समाजवाद के उदय में इन सभी विचारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब अगर इस समाजवाद की बात करें तो इन सभी लोगों ने समाज जो उस समय की परिस्थितियों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, यूरोप में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था चल रही थी, उस प्राचीन अर्थव्यवस्था का इन लोगों ने कड़ी आलोचना किया तथा पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के परस्पर संबंधों के विषय में नए, यानी कहा जाए कि नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन लोगों ने पुरानी व्यवस्थाओं का कड़ी आलोचना करते हुए पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच एक नए प्रकार के संबंध के विषय में नवीन सिद्धांत इन लोगों ने दिया। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम समाजवाद को दो वर्गों में बांट सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समाजवाद को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। समाजवाद को कितने वर्गों में बांटा गया? तो दो वर्गों में बांटा गया। अब इस चीज को समझने के लिए कि समाजवाद को किस आधार पर दो वर्गों में बांटा गया, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समाजवाद को दो वर्गों में बांटने के लिए जो विभाजन रेखा बनाया गया, वह विभाजन रेखा कार्ल मार्क्स को बनाया गया। यानी समाजवाद जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दो भागों में बंटा, तो उसको बांटने वाली जो विभाजन रेखा हुई कि कहां से सब एक अलग प्रकार की समाजवाद है और कहां से एक अलग प्रकार की समाजवाद है, ये जो विभाजन रेखा बनाई गई, यह कार्ल मार्क्स को बनाया गया। अर्थात कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद। इस प्रकार से समाजवाद को दो वर्गों में बांटा गया। पहला बांटा गया कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद। यानी कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादियों को और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादियों को। यानी दूसरा क्या हमने बताया? कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी। तो इस तरह से ये समाजवाद की जो विभाजन रेखा बन रही है, जिस आधार पर एक अलग समाजवाद की बात कर रहे हैं और एक अलग समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो यहां साफ स्पष्ट तौर पर कार्ल मार्क्स आते हैं। यानी कार्ल मार्क्स से पहले वाले समाजवाद को एक अलग समाजवादी मान लिया गया और कार्ल मार्क्स से बाद वाले समाजवादियों को एक अलग समाजवादी मान लिया जाता है। कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। यूटोपियन समाजवाद। कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को क्या कहा जाता है? यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी।
और जबकि कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादियों को वैज्ञानिक समाजवादी के वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादियों को, यानी कार्ल, इसका मतलब ये नहीं कि कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी का मतलब उसमें कार्ल मार्क्स नहीं है, कार्ल मार्क्स को भी उनमें रखा गया है। तो कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी को वैज्ञानिक समाजवादी और कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। तो इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर समाजवादियों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। ये जो यूटोपियन समाजवादी थे या स्वप्नदर्शी जो समाजवादी थे, उनका कार्यक्रम जो था ना, मनुष्य के जो है मनुष्य के सत्यता पर आधारित था, अर्थात कहा जाए कि आदर्शवादी था। और इनका जो दृष्टिकोण था अत्यधिक आदर्शवादी था, इसीलिए इनका कार्यक्रम अव्यवहारिक था। आदर्शवादी अधिक था और व्यवहारिक कम था, अर्थात अव्यवहारिक था। अधिकतम यूटोपियन विचारक जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अधिकतम यूटोपियन समाजवादी फ्रांस के रहने वाले थे और वे क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। कहा जा सकता है कि अधिकतम यूटोपियन समाजवादी फ्रांसीसी थे तथा वे क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, या कहें कि वे वर्ग संघर्ष के जगह वर्ग समन्वय में विश्वास हिमायती थे। वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी वे लोग क्रांति या आंदोलन करना नहीं चाहते थे। वे लोग मिलजुल करके और बातें करके और लोगों को ये समझाने का प्रयास करना चाहते थे कि समाजवाद ही सबसे बढ़िया विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा के द्वारा ही संसार का कल्याण, लोगों का कल्याण हो सकता है। अर्थात वे लोग आपस में संघर्ष की बातों को नहीं मानते थे कि आपस में संघर्ष नहीं करना है, बल्कि आपस में तालमेल बैठा करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें कोई किसी का शोषण न करे। शोषण विहीन समाज की स्थापना वे लोग करना चाहते थे। तो समझ में आ गई होगी ये चीजें कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कि समाजवाद क्या है और समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और समाजवाद के उत्पत्ति में किन किन लोगों का योगदान रहा, और उसके बाद समाजवाद को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किन दो चरणों में हम लोगों ने इसको बांटा। अब यहां तक जान लेने के बाद अब हमारे पास दो चीजें आ गई। एक ही कुछ समाजवादी यूटोपियन समाजवादी है और कुछ समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादी है। तो अध्ययन के दौरान अब हम बारी बारी से एक एक का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूटोपियन समाजवादी, क्योंकि ये पहले आते हैं। तो हम यूटोपियन समाजवादी की बात करते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नौजवान, हमने देखा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। एक कार्ल मार्क्स के पूर्व के समाजवादी और दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी, अर्थात यूटोपियन समाजवादी और वैज्ञानिक समाजवादी। तो सबसे पहले हम यूटोपियन समाजवादी की बात करते हैं। यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी की हम बात करते हैं। इन्होंने समाजवादी विचारधारा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी। समाजवाद की उत्पत्ति का शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया, तो इसीलिए समाजवाद के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं का है। और कहा जाए तो पहले ही हमने आप लोगों को बताया कि यूटोपियन समाजवादी जो थे वे अधिकतर फ्रांस के रहने वाले थे, यानी फ्रांसीसी थे। तो यूटोपियन समाजवादियों में सबसे पहला नाम आता है सेंट साइमन का। सबसे पहला नाम आता है सेंट साइमन का। और बताना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि अधिकतम समाजवादी फ्रांसीसी थे। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, ये फ्रांसीसी विचारक थे। इनका मानना था कि समाज को इस ढंग से संगठित किया जाए, समाज को इस ढंग से निर्मित किया जाए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने की जगह लोग किसी का शोषण न करें, लोग एक दूसरे का शोषण करने के जगह मिलजुल करके प्रकृति का दोहन करें, अर्थात प्रकृति का उपयोग करें। दोहन का मतलब उपयोग होता है। तो इनका यही विचारधारा था कि कोई किसी का शोषण न करे, अर्थात लोग एक दूसरे के शोषण करने के बजाय आपस में मिलजुल करके रहें और मिलजुल करके प्राकृतिक साधनों का उपयोग करें, प्रकृति का दोहन करें। ये इनका विचारधारा था। वे समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, ये कहते हैं। उनका कहना था कि जो समाज है वो पूरे समाज को मिलजुल करके और जो निर्धन वर्ग है उनके भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए। इनकी कुछ बातों को हम ध्यान रखेंगे। सेंट साइमन का पहला विचार क्या है? वे समाज को इस ढंग से निर्मित करना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के शोषण करने की जगह मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। और उनका दूसरा मानना क्या था कि समाज को इस ढंग से निर्मित किया जाए कि समाज को निर्धन वर्ग के नैतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। इनके विचारों को हम लिख लेते हैं। इनकी पहला विचार क्या था कि समाज का गठन इस प्रकार हो कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। दूसरी विचार इनका क्या था कि समाज निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक
उत्थान के लिए कार्य करें, उत्थान के लिए कार्य करें। इसीलिए उन्होंने घोषित किया, एक नारा दिया, उन्होंने घोषित किया कि प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। उन्होंने क्या घोषित किया? प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। उन्होंने क्या कहा? प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार तात्पर्य यह हुआ कि उनका मानना यह था कि अगर व्यक्ति का सामर्थ्य, व्यक्ति की क्षमता जितनी है उसको उस अनुसार मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है और वह है ट्रेंड है, और मान लीजिए कि उसने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ट्रेनिंग जो ली है, प्रशिक्षण जो प्राप्त किया है, मान लीजिए वह औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है और उसे हम कहें कि कृषि कार्य आपको करना है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर उसके जो प्रतिभाएं होगी उस प्रतिभा को निखरने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी प्रतिभा कुंद हो जाएगी और वह एक अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएगा। और दूसरी में बात कि ये भी नहीं कि क्षमता के अनुसार कार्य दे दिया गया तो केवल यही चीज होगी, वो जितना कार्य करता है उसको उतना ही मिले। अर्थात उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार प्राप्त हो और जितना कार्य किया उस कार्य के अनुसार मिले। ये उनका विचार था, ये उन्होंने घोषित किया और आगे चल करके समाजवाद का यही मूल नारा बन गया कि प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। ये सेंट साइमन का दिया हुआ नारा आगे चल करके समाजवाद का मूल नारा बन गया। अब दूसरे जो समाजवादी हैं वो है चार्ल्स फॉरियर। दूसरे जो महत्वपूर्ण समाजवादी है वे कौन है? चार्ल्स फॉरियर। यह एक अन्य यूरोपियन समाजवादी हैं। वे आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। ये कैसे थे? ये आधुनिक औद्योगिकवाद के आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। ये आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। इनका विचार क्या था? इनका विचार था कि श्रमिकों को छोटे नगरों या कस्बों में काम करना चाहिए। इनका यह मानना था कि अगर श्रमिक छोटे नगरों या कस्बों में काम करते हैं तो उनको अपनी पहचान मिलेगी और उनको उनके जो है ना कि सही अधिकार मिल पाएगा। ये उनका विचारधारा था। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए फ्लांक्स बनाए जाने का योजना रखा कि किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाया जाए, परंतु इनकी यह योजना असफल रही। इन्होंने किसानों के लिए फ्लांक्स बनाए जाने की बात कही। किसानों के लिए फ्लांक्स बनाए
जाने की योजना रखी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक बात मैं कहूंगा, ये कुछ टॉपिक हैं जिनको बहुत बढ़िया से याद करते जाइएगा, इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि अक्सर प्रश्न आता है कि किसने यह नारा दिया कि प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। यह प्रश्न आ जाता है किसानों के लिए फ्रांस बनाए जाने की योजना किसने रखी थी। ये सब चीजें हम लोगों को याद रखना है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से आप तैयारी करें। आगे जब मैं आप लोगों का ये कोर्स पूरा कर लूंगा और जब ऑब्जेक्टिव क्लासेस चालू करूंगा तो उस समय मैं पूरी कवरेज तैयार करूंगा कि भविष्य में जो बोर्ड की एग्जाम हमें देना है उसमें किस तरह के संभावित प्रश्न आने की संभावना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मेरा फिर से निवेदन होगा कि आप लोग इसको अपने कॉपी पर छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। अब जो तीसरा यूटोपियन समाजवादी थे और तीसरा यूटोपियन समाजवादी लुई बला। लुई बला ये तीसरे यूटोपियन समाजवादी, एक अलग यूटोपियन समाजवादी लुई बला है। यह एकमात्र व्यक्ति हैं जो राजनीति में हिस्सा लिए थे। एक मात्र समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी जो राजनीति में हिस्सा लिया। लुई बला एकमात्र ऐसे यूटोपियन समाजवादी थे जो राजनीति में हिस्सा लेते थे। लुई बला का मानना था कि सुधार, जो उनके अनुसार जो सुधार कार्यक्रम थे, इनका थोड़ा एक बात था कि हमने पहले ही पढ़ा कि यूटोपियन जो समाजवादी थे उनका कार्यक्रम जो था वो आदर्शवादी था, अव्यवहारिक, यानी व्यवहारिक नहीं था। लेकिन इनका कार्यक्रम लुई बला इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हुए क्योंकि इनका जो कार्यक्रम था वो थोड़ा अधिक व्यवहारिक था। इनका कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक था क्योंकि इनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार करनी पड़ेगी। इनका क्या मानना था कि आर्थिक सुधार, इनका मानना था लुई बला का कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए, पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक। इनका क्या मानना था कि जो आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं, ये आर्थिक सुधार तब जाकर के अधिक प्रभावकारी होंगे जब इससे पहले कि कुछ राजनीतिक सुधार कर दिया जाए। और अंत में फ्रांस से अगर बाहर की बात करिए, ये सभी फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी थे। मैंने पहले ही कहा कि अधिकतम समाजवादी जो यूटोपियन समाजवादी थे वो फ्रांसीसी थे। अब फ्रांस से बाहर के यूटोपियन समाजवादी की बात करें तो आता है नाम रॉबर्ट ओवन का। रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश उद्योगपति थे। कौन थे? ये ब्रिटिश उद्योगपति थे। रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश उद्योगपति थे। ये एक ब्रिटिश उद्योगपति थे, ये फ्रांस से बाहर के। तो इनका जो विचार था
कि इन्होंने जब समाजवाद की परिभाषा देनी चाहिए, श्रमिकों को सुविधा देनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मैंने थ्योरेटिकल सोच से ज्यादा प्रैक्टिकल सोचे जरूरी है। यानी इन्होंने थ्योरेटिकल बातें ना करके पहले प्रैक्टिकल बातें की। अर्थात ये इंग्लैंड के न्यू लूनार्क स्कॉटलैंड के इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड के न्यू लूनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री स्थापित किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो स्कॉटलैंड है, और स्कॉटलैंड उस समय ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था, तो स्कॉटलैंड के न्यू लूनार्क नामक स्थान पर इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित किया, और उस फैक्ट्री में जो मजदूरों को इन्होंने रखा, जो श्रमिकों को रखा, उन लोगों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान किया। इन्होंने क्या किया, अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान किया, और इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं प्रदान किया। जैसे पहले जितना वेतन मिलता था, पहले जितना वेतन दिया जाता था, उसके अलावा एक अच्छा वेतन दिए, जिससे मजदूर अपना जो है दैनिक जीवन खर्च निकाल सके, अपने घर परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सके। इस तरह का एक मानक तय करके अच्छा वेतन देना शुरू किया। और इनके साथ मजदूरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे काम का समय तय होना चाहिए, छुट्टियां वगैरह है, और अन्य सुविधाएं जो होनी चाहिए, वो इन्होंने प्रदान किया। और इन चीजों के देने के बाद जो उनको उम्मीद था कि ये सारी चीजें करने से जो लाभ है, मुनाफा जो है, वो तो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम होना था, तो कम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया कि इनका मुनाफा कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गया। इनका लाभ अब कम नहीं हुआ और अधिक बढ़ गया। और तब इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। और ये लाजमी था कि जब आप ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे तो लोग खुशी से, मनोयोग के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और जब वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और उत्पादन जितना अधिक होगा आपको लाभ उतना अधिक प्राप्त होगा। और अगर आप शोषण कर रहे हैं तो मजबूरन मजदूरों को काम करना पड़ रहा था, और मजबूरन काम करने के चलते वे लोग एक टालू काम करते थे, और इस कारण से उत्पादन कम होता था। कम उत्पादन तो कम लाभ होता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इन लोगों का, इन विचारकों का इस तरह से काफी योगदान रहा। परंतु इन उपयुक्त चिंतकों ने मानव की मूलभूत अच्छाई पर विश्वास किया। इन्होंने जगत की पूर्णता पर विश्वास किया, और ये वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर विश्वास किया। जो भी हो, लेकिन इनके योगदान को हम लोग भुला नहीं सकते। इनका योगदान काफी अच्छा रहा, भले आगे चल करके यह सफल नहीं हो सका। लेकिन एक बात ये है कि ये इनका योगदान क्या है कि सबसे पहला बात तो ये आरंभिक समाजवादी, अर्थात समाजवाद की नींव डालने का काम इन्होंने ही किया था, विचारधारा में परिवर्तन लाने का काम इन्होंने ही किया था। और दूसरा, इनकी असफलताओं से सीख कर ही कार्ल मार्क्स आगे सफल हुए और अपने सिद्धांतों से उन्होंने आगे बढ़ा। इनके सफलताओं से सबक लेकर ही कार्ल मार्क्स आगे बढ़े। तो इसलिए इनके योगदानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबों से हर बार मैं यही विनती करूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये लाभ पहुंच सके। मैं वादा करता हूं कि मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं घर के उस कोने तक पहुंचूं, गांवों के उस कोने तक पहुंचूं जहां के लोग अपनी आर्थिक वंचनाओं के कारण, आर्थिक स्थितियों के कारण और अन्य प्रकार के मुश्किलों के कारण कहीं जा करके ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते, उन्हें मैं ये सुविधा प्रदान कराना चाहता हूं। इसलिए आप लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप सब लोग हमारी इस मुहिम में सहयोग करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आज हम लोगों ने देखा कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके दो भागों में से एक यूटोपियन समाजवाद को हम लोगों ने पढ़ भी लिया। अब आगे की वीडियो में हम कार्ल मार्क्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।